गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम टर्म 2 बोर्ड्स एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका वेटेज ठीक ठाक है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। इसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक के हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक साइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि आपके कंपटीशन और बोर्ड्स दोनों में हेल्पफुल होगा। देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर एटम का 4d10 कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन मेटल है। तो ध्यान रखिएगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिल्वर का 4d10 5s1। ये है सिल्वर का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सिल्वर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2। तो +2 में सिल्वर दो कंपाउंड बनाता है, जैसे सिल्वर ऑक्साइड और AgF2। तो सिल्वर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा S से और एक लूज करेगा D से। तो क्या हो जाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d9। तो 4d9 में उसका जो d ऑर्बिटल अनपेयर्ड है ना, d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहते हैं जो कि चाहे ग्राउंड स्टेट में या अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका कोई भी एक d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड हो या अनपेयर्ड हो। तो सिल्वर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब एक d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड है या है ना, जिसके चलते ये बिहेव करता है ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह। और ये भी ध्यान रखिएगा, सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिल्वर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है कि Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि दोनों के पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ध्यान रखिएगा, जब Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? D3 कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़े हो तो उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़े थे कि जो d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करता है Eg और T2g में, तो D3 कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्ड्स टू हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, क्रोमियम 3+ में D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड D3 कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्ड्स टू हाफ फील्ड T2g कॉन्फ़िगरेशन, जिसके चलते ये काफी स्टेबल होता है। और Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनता है Mn2+, जिसका है D5 कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? D5 कॉन्फ़िगरेशन। और D5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हाफ फील्ड d ऑर्बिटल। हाफ फील्ड d ऑर्बिटल तो स्टेबल होगा ही, क्या पढ़े हो, फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होते हैं। तो Mn2+ में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 का मतलब है हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड के चलते स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग होता है और Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि मेटल अपना मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों शो करता है? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन दो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। हमको पता होगा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होता है और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट्स में फ्लोरीन ऑक्सीजन में एबिलिटी होता है कोई भी मेटल को अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फिर से सुन लो, फ्लोरीन ऑक्सीजन आर टू स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो किसी भी मेटल को अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जनरली ऑक्साइड में ही क्यों शो करता है
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड में क्यों नहीं शो करता? क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड। ये भी ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्साइड में होता है, फ्लोराइड में नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता, जिसके चलते मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में होता है, फ्लोराइड में नहीं होता। फिर क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 प्लस या Fe3 प्लस? इसका आंसर थोड़ी देर पहले हम दे चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर है Cr2 प्लस। जैसा कि बताए थे कि जब Cr2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो D3 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, और D3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन, Eg0 T2G3। तो हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिएगा हाईली स्टेबल होता है। तो हाईली स्टेबल रहेगा, मतलब Cr3 प्लस हाईली स्टेबल है, यानी कि Cr2 प्लस का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। Fe2 प्लस रिड्यूसिंग की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन Cr2 प्लस का बहुत ज्यादा होता है रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि Cr3 प्लस है उसमें हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन आता है जो कि हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन Z27। तो आपको पता होगा Z27 कोबाल्ट का होता है, मतलब कोबाल्ट 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो कोबाल्ट 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, आर्गन 3d7 है ना, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो हाँ देखिए क्या होगा, कोबाल्ट 2 प्लस है, आर्गन 3d7, और इसका बॉक्स डायग्राम बनाओगे आप तो D7 ऐसे हो जाएगा, है ना, ये है D7 कॉन्फ़िगरेशन। तो D7 ऐसे है, तो आप देख सकते हो 3d ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, 3d ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो म्यू क्या होता है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n इंटू n+2 यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n3 पुट कर दो, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना d का, तो 3 पुट कर दो, तो √15 बोर मैग्नेटॉन, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 3.83। ठीक है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का यही तरीका है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, और फिर म्यू का फॉर्मूला यूज कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन Bm यूनिट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल क्यों नहीं है? रीजन है कि जो कॉपर प्लस आयन एक्वस मीडियम में कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो एनर्जी लगेगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, कॉपर +1 से कॉपर 2 प्लस। और जो कॉपर 2 प्लस है उसका वाटर में हाइड्रेशन होता है और बन जाएगा कॉपर 2 प्लस एक्वस, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। फिर से सुन लो, कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी लगेगा, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, वो कॉपर का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। फर्स्ट के लिए Cu से Cu प्लस, सेकेंड के लिए Cu प्लस से Cu2 प्लस, और कॉपर 2 प्लस वाटर में हाइड्रेटेड होगा, जिसके चलते एनर्जी रिलीज होगा, उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर 2 प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है कॉपर प्लस के आयनाइजेशन एनर्जी से। फिर से सुन लो, कॉपर 2 प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस के आयनाइजेशन एनर्जी से, जिससे कि कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2 प्लस। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है कि जो कॉपर प्लस है वो एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार कि कॉपर प्लस आयन एक्वस मीडियम में
डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों हो जाता है? रीजन वही है कि कॉपर 2+ का हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक ही लॉजिक पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए कि जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो रीजन ये है कि एक्टिनॉइड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं 5s ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल में? 5s ऑर्बिटल में। और लैंथेनॉइड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s ऑर्बिटल में। फिर से सुन लो, एक्टिनॉइड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं 5s ऑर्बिटल में, लैंथेनॉइड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s ऑर्बिटल में। और आपको पता होना चाहिए 5s ऑर्बिटल का सीडिंग ज्यादा पुअर होता है एज कंपेयर टू 4s। मतलब क्या है? 4s ऑर्बिटल का सीडिंग 5s से ज्यादा है। 4s ऑर्बिटल का सीडिंग 5s से ज्यादा है, यानी कि 5s ऑर्बिटल में सीडिंग बहुत पुअर होता है। तो सीडिंग बहुत पुअर है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा 5s इलेक्ट्रॉन पे। तो 5s इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, जिसके चलते रेडियस ज्यादा घटेगा। फिर से बोल रहे हैं, 5s ऑर्बिटल का सीडिंग पुअर होता है, जिसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है 5s के इलेक्ट्रॉन पे, जिसके चलते आपको उसका रेडियस है ज्यादा तेजी से घटता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। ठीक है, तो मेन रीजन यही है 5s ऑर्बिटल्स हैव पुअर सीडिंग एज कंपेयर टू 4s ऑर्बिटल्स। अब है कुछ आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने हैं। तो देख लो, क्रोमियम 3+, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर को पता है आर्गन होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो आपको पता होगा क्रोमियम 3+ होता है, आर्गन 3d3, थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि क्रोमियम 3+ में d3 सिस्टम होता है। फिर Pm3+, तो Pm का एटॉमिक नंबर 61 होता है, तो 3+ मतलब क्या हो गया? 68, 61 में से 3 घटा दो 58, तो क्या हो जाएगा? जेनन 4f4 है ना, जेनन 4f4, क्योंकि Pm का एटॉमिक नंबर 61 होता है, तो 61 में से 3 घटा दो 58, तो 54 तो जेनन हो गया। जेनन में आप जोड़ दीजिए 4 और, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, 4f में रहेंगे। फिर है कॉपर प्लस, कॉपर प्लस भी आपको पता है, कॉपर प्लस का होगा आर्गन 3d10 है ना, कॉपर होता है आर्गन 3d10 4s1, तो कॉपर प्लस हो जाएगा आर्गन 3d10। सीरियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है, 4 इलेक्ट्रॉन हटा दो 54, यानी कि नोबल गैस, यानी कि जेनन हो जाएगा, है ना, जेनन हो जाएगा 54, 58 - 4 54। कोबाल्ट 2+, थोड़ी देर पहले किए थे, कोबाल्ट 27 होता है, तो आर्गन 3d7 4s2, तो कोबाल्ट 2+ हो जाएगा, आर्गन 3d7। ल्यूटेटियम, तो ल्यूटेटियम कितना होता है आपको? 71 होता है, तो 71 में से 2 हटा दो तो 69 हो जाएगा। तो 69 कैसे करोगे आप? देखो, जेनन 54 है, 4f14 68 और 5d1 69 हो जाएगा ना। 71 होता है ल्यूटेटियम का, 2 घटा दो 69 हो जाएगा, तो 54 तो जेनन से आ जाएगा, बाकी 14 4f से आ जाएगा और एक 5d से आ जाएगा, तो जेनन 4f14 5d1। फर्दर जो क्लीन कर रहे हैं। फिर Mn2+ आपको पता है D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत फेमस है, तो आर्गन 3d5। थोरियम आपको पता होगा, है ना, थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, तो 90 में से 4 हटा दो 86। 86 नोबल गैस है, कौन सा नोबल गैस है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, तो थोरियम 4+ रेडॉन है,
स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, है ना। ये तो आपको पता होगा कि नोबल गैस को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स था, आयंस था, जिनका हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए कि Mn2 प्लस मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू Fe2 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में की तरफ ऑक्सीडेशन होने में। तो रीजन आप पढ़ चुके हो, जो Mn2 प्लस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 और Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6। और आपको पता होगा d5 का मतलब है हाफ फील्ड, d5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हाफ फील्ड d ऑर्बिटल, और हाफ फील्ड d ऑर्बिटल है मतलब हाईली स्टेबल। तो जब d5 हाईली स्टेबल है तो वो ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए वो Mn2 प्लस Mn3 प्लस में जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, है ना। और Fe2 प्लस में d6 है, d6 तो ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल्ली फील्ड है, तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जहां भी हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड रहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होता है। Explain briefly how +2 oxidation state becomes more and more stable in first half of the, ठीक है। फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बढ़ते जाता है, तो रीजन देख लो। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का देखो, आपको ये पता होगा जो 3D सीरीज है, मान लो उसमें हम स्कैंडियम ही ले लिए तो होता है आर्गन 3d1 4s2। तो स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक, स्कैंडियम टू मैंगनीज, मैंगनीज से क्या हो जाएगा आर्गन 3d5 4s2, है ना। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो होता क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स 4s से जा रहा है, किससे जा रहा है 4s से, मतलब d ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फील्ड हो रहा है। स्कैंडियम में d1 है ना, टाइटेनियम में d2, वैनेडियम में d3, क्रोमियम एक्सेप्शन केस है लेकिन फिर भी d4, है ना। क्रोमियम तो होता है क्या आर्गन 3d5 4s1, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो एक 4s से जाएगा एक 3d5 से जाएगा, तो d4 ही रहा। मैग्नीशियम d5, तो d ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फील्ड हो रहे हैं जिसके चलते स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो मेन रीजन यही होता है कि जब आप फर्स्ट हाफ ऑफ 3D सीरीज में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बात कर रहा है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन जाता है मेनली, और d ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फील्ड होता है d1 d2 d3 d4 d5, जिसके चलते इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो मेन रीजन यही है, बिकॉज d ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड। स्कैंडियम के लिए d1, स्कैंडियम +2 के लिए, टाइटेनियम +2 के लिए d2, वैनेडियम +2 के लिए d3, क्रोमियम +2 के लिए d4, मैग्नीशियम +2 के लिए d5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ देख लीजिए, ये तो बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन है। आप पढ़े हो जहां जहां d0, d5 और d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हाईली स्टेबल होंगे। फिर से सुन लो, d0, d5 और d10 ये हाईली स्टेबल होंगे। तो है ना, d0 का मतलब क्या है, आप सोच लो, d0 का मतलब है स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम 3+ हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। सिमिलरली बोलोगे d5 क्या है, d5 का मतलब है Mn2+, Fe3+। बोलोगे d10 का मतलब क्या है, तो d10 का मतलब है कॉपर +1 Zn2+, है। तो बस ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जहां जहां d0, d5, d10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रहा है, d0 इसलिए क्योंकि d0 से नोबल गैस हो जाता है आर्गन वाला, है ना। d5 हाफ फील्ड, d10 फुल्ली फील्ड। तो जहां जहां d0, d5, d10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगा
वो ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल होगा। तो Mn2 प्लस Fe3 प्लस हाईली स्टेबल होते हैं, है ना। Zn2 प्लस भी हाईली स्टेबल होता है। कॉपर प्लस 1 भी गैसियस मीडियम में हाईली स्टेबल होता है। एक्वस मीडियम में तो हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन आइसोलेटेड मीडियम में कॉपर प्लस हाईली स्टेबल होता है। तो वही चीज दिया है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन समझ गए ना, जहां जहां भी D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हाईली स्टेबल होता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा, डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दिया है और पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो 3D3 आपको किस में होगा? 3D3 होता है आपको वैनेडियम में। किस में होता है? वैनेडियम में। 3D3 में 4s2 जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा? 23 होता है वैनेडियम का। तो वैनेडियम का मोस्ट स्टेबल +5 होता है, ध्यान रखना V+5 बहुत स्टेबल होता है। सिमिलरली 3D5, तो 3D5 में आप 4s1 भी जोड़ सकते हो, क्रोमियम हो जाएगा, है ना। और 3D5 में 4s2 भी जोड़ सकते हो, मैंगनीज हो जाएगा। तो वैनेडियम का मोस्ट +5 होता है, क्रोमियम का मोस्ट +6 होता है मोस्ट स्टेबल, मैंगनीज का +7 होता है। D4 के लिए आप किस में जा सकते हो? 3D4 आप वैनेडियम, 3D4 होता नहीं है जनरली, है ना। वैसे हो सकता है आप 3D4 हो सकता है वो किस में? क्रोमियम 2+ में, है ना। 3D5 4s1, तो क्रोमियम 2+ कह सकते हो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल होगा। लेकिन जनरली ध्यान रखिएगा 3D4 होता नहीं है। 3D4 आपको क्रोमियम +2 के केस में हो सकता है, तो वैसे तो बोल लोगे +2 ही है इसका ज्यादा स्टेबल, लेकिन क्रोमियम का मोर स्टेबल +3 +6 होता है, +2 होता नहीं है। तो जो D4 दिया है वो बहुत कम अचीव होता है, बहुत रेयरली अचीव होगा, ठीक है ना। तो 3D4 के लिए उतना क्लियर आंसर नहीं आ पाएगा। अगर आप एलिमेंट ले लोगे तो क्रोमियम बोल सकते हो कि +6 ज्यादा स्टेबल है, +3 भी स्टेबल है, लेकिन D4 जो है उतना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता नहीं है। बाकी सबको तो इजी आंसर है। वैनेडियम के लिए +5 काफी स्टेबल होता है, नोबल गैस हो जाएगा। मैंगनीज के लिए भी +7 काफी स्टेबल है, वो भी नोबल गैस हो जाएगा। मैंगनीज के लिए वैसे +2 भी बहुत स्टेबल होता है, +7 तो है ही, +2 भी काफी स्टेबल होता है। D5 सिस्टम है ना, तो +2 भी काफी स्टेबल होता है। और देखो कि नेम द ऑक्सोमेट, हाँ तो इजी क्वेश्चन, ऑक्सोमेटल अरेंजमेंट MnO4- देख लो। MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है और ग्रुप भी 7 है, ठीक है। MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ग्रुप भी 7। डाइक्रोमेट आयन देख लो या क्रोमेट आयन देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ग्रुप भी 6। तो मेनली यही दो होगा, MnO4- क्रोमेट आयन या डाइक्रोमेट आयन, इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप नंबर के इक्वल है। परमैंगनेट, डाइक्रोमेट और क्रोमेट। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होगा, फिर बता देते हैं। LA से लेंथ, है ना। अच्छा, लेंथ LA वाला होता नहीं है, आपको पता होगा। लैंथेनम होता नहीं है सीरियम से। सीरियम एटॉमिक नंबर 58 टू Lu एटॉमिक नंबर 71, ये लैंथेनॉइड्स है। ये क्या है? लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स में होता क्या है कि लैंथेनॉइड्स आपको पता होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में होते हैं। किस में होते हैं? 4f ऑर्बिटल में। तो होता क्या है लैंथेनॉइड्स में कि लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है। फिर से सुन लो, लेफ्ट टू राइट
एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस डिक्रीज करता है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत पुअर होता है। 4f ऑर्बिटल के बहुत पुअर सीडिंग के चलते लैंथेनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों घटता है। इसी को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। फिर से लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस घटता है ना। पूछ रहा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, तो कॉन्सिक्वेंस यही है कि आप समझ सकते हो ना, लैंथेनॉइड एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस घट रहा है, फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते 4D सीरीज और 5D सीरीज क्या है, 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स है उनके साइज सेम होते हैं। फिर से सुन लो, है ना, जैसे जिरकोनियम हाफनियम, जिरकोनियम हाफनियम, इनके आयनिक रेडियस लगभग सेम होता है, एटॉमिक रेडियस लगभग सेम होते हैं, जिनके चलते इनका बहुत सारा प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है। ठीक है ना, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D सीरीज और 5D सीरीज के स्टार्टिंग एलिमेंट्स के एटॉमिक और आयनिक रेडियस सेम हो जाता है, इनके चलते इनका प्रॉपर्टीज बहुत सारा सिमिलर होता है। एग्जाम्पल है जिरकोनियम हाफनियम। ठीक है ना, तो यही होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और मेन रीजन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का पुअर सीडिंग, है ना, इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत पुअर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहते हैं, है ना, जिनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल हो। ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहते हैं जिनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल हो, ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर से ग्राउंड स्टेट या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा कैटलिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट की तरह इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनका सरफेस, है ना, इनका जो सरफेस होता है ट्रांजिशन मेटल का इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट होता है गैसेस के लिए, तो यूज एज कैटलिस्ट। तीसरा तो बता ही दिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयरन का +2 +3, कॉपर का +1 +2, Mn का +2 से +7। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और भी प्रॉपर्टी होता है, 3-4 काफी है, समझ रहे हो ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। अच्छा, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक हो गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं क्योंकि वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट में उनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता। फिर से सुन लो, ग्राउंड स्टेट या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता। अब देखिए, इन व्हाट वे इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से कैसे अलग होता है। देख लो, ट्रांजिशन एलिमेंट में खासकर अगर हम 3D सीरीज का बात करें तो 3D 4s का जो एनर्जी लगभग सेम होता है। 3D 4s का जो एनर्जी लेवल है लगभग सेम होता है, तो जिनके चलते ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो एक से ज्यादा शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा शो करते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आता है। क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? जैसे कि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वाला, या क्रोमियम का पता होगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट बता रहे हैं 3d5 आउटर मोस्ट होना चाहिए था 3d4 लेकिन होता है 3d5 क्योंकि 3d का एनर्जी लेवल सब लगभग सेम है, तो 3d का 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है। वही चीज कॉपर में भी होता है, आउटर मोस्ट बता रहे हैं 3d10 कॉपर का भी होना चाहिए था 3d9 लेकिन 4s 3d का एनर्जी लेवल लगभग सेम है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है ना, एक्सचेंज एनर्जी के चलते। तो ये सारे फैक्टर्स आपको नॉन ट्रांजिशन में नहीं दिखते, है ना। नॉन ट्रांजिशन में आपको इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करते। हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड उनमें भी स्टेबल होता है, जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, इनमें भी हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन इनमें आपको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करते जैसे ट्रांजिशन में जंप करते हैं कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर गया। इस तरह का जंपिंग आपको नॉन ट्रांजिशन में नहीं दिखता, क्योंकि वहां एनर्जी लेवल में उतना सिमिलर नहीं है, वहां एनर्जी लेवल अलग अलग है। लेकिन ट्रांजिशन में आपको आप ये सोच सकते हो, जनरल बात बोले तो ns और n-1d, ns और n-1d, ट्रांजिशन एलिमेंट में ns और n-1d का एनर्जी लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, जिसके चलते कई बार ns के इलेक्ट्रॉन n-1d में जंप करते हैं टू अटेन हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड d ऑर्बिटल, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है, और ये चीज आपको s और p ब्लॉक में देखने को नहीं मिलता। और ठीक है ना, यही मेन फैक्टर है, क्योंकि s और p ब्लॉक में आपको इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करते, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में जंप करते हैं। चलिए अगला देखिए, क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय लैंथेनॉइड्स। तो देखो लैंथेनॉइड्स का आपको मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, लेकिन कुछ कुछ जगह +2 और +4 भी शो करता है। ध्यान रखिएगा, लैंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, लेकिन कुछ कुछ जगह +2 +4 भी शो करते हैं। वो रीजन इसमें भी वही है, ध्यान रखिएगा, जहां जहां F0, F7 और F14 जैसे था ना कि हाफ फील्ड d ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड d ऑर्बिटल, वही कहानी आपको लैंथेनॉइड्स में भी होता है कि हाफ फील्ड f ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड f ऑर्बिटल। F0 तो नोबल गैस के लिए हो गया, तो जहां जहां F0, F7, F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि लैंथेनॉइड्स इसीलिए कुछ कुछ +2 +4 के अलावा भी थोड़ा अलग शो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बात करें तो वो +3 होता है। कुछ कुछ +2 +4 भी शो करते हैं, इनके अलावा भी कुछ शो कर सकते हैं, तो उनका मेजर रीजन नहीं होता है F0, F7, F14। लेकिन आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा कि क्या होता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 लिखिएगा, साथ साथ लिख दीजिएगा कि कुछ कुछ +2 और +4 भी शो करते हैं। फिर है एक्सप्लेन गिविंग रीजंस, क्या है? हाँ, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी कंपाउंड सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपको पैरामैग्नेटिक आप पढ़े हो सॉलिड स्टेट चैप्टर में। पैरामैग्नेटिक होता है जो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसको कहते हैं जो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इसका रीजन होता है, हम एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आपको कीवर्ड लिख दिए, बाकी अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। रीजन है ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के चलते वो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हो, जब भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करती है। दूसरा,
द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का आपको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है क्योंकि क्या होता है रीजन, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल मेटल इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है और साथ में आप कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हाई होता है। तीसरा, हाँ तीसरा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड जनरली क्यों बनाते हैं? तो कलर्ड कंपाउंड का भी रीजन वही है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। रिपीट हो रहा है रीजन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन से आप पढ़े हुए कोऑर्डिनेशन में डी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, आपको ये कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट है, ये कोऑर्डिनेशन आपको बता देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होता है ट्रांजिशन मेटल्स में या उसके कंपाउंड में, तो उसके चलते डी ट्रांजिशन होगा। तो जहां भी डी ट्रांजिशन होगा कंपाउंड्स या मेटल आयन कलर्ड होता है। फोर्थ, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। तो इसका रीजन हम बता चुके हैं आपको, है ना, थोड़ी देर पहले बताए थे। ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, इसका दो रीजन है। फर्स्ट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल को हम कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया उसका थोड़ा लार्ज होता है, विच एक्ट्स एज गुड एडजॉर्बेंट, विच एक्ट्स एज गुड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट आप पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में, है ना, सरफेस केमिस्ट्री है भी आपको टर्म 2 के सिलेबस में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिशन मेटल्स का सरफेस है गैसेस के लिए गुड एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है, जिसके चलते उसका कैटालिटिक यूज काफी ज्यादा है। तो मेन रीजन यही दो है, पहला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा देयर सरफेस एक्ट्स एज गुड एडजॉर्बेंट, और वो रीजन है थोड़ा सरफेस एरिया लार्ज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है आप समझ सकते हो, सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे। जैसे मान लो अब ये देखो, मान लो हम चार ट्रांजिशन में, है ना, एक ट्रांजिशन एलिमेंट का 4 मेटल एटम्स ले लिए, तो इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है ना, तो उस एम्प्टी स्पेस में आप छोटे एटम्स रख दो। कौन छोटे एटम्स? जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। तो ट्रांजिशन मेटल के लैटिस में जो छोटा छोटा स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, उसमें छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन को प्लेस कर दो, जो कंपाउंड बनता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है। और उसका बिहेवियर क्या है? बिहेवियर जो है काफी हार्ड होता है, केमिकली इनर्ट होता है ना। इसका प्रॉपर्टी यही है, हार्ड होता है, केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी के चलते ही एलॉय सब भी बनता है। नेक्स्ट, हाँ, कि ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से कैसे अलग है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताया है थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम बात करें 3D सीरीज का, हम 3D सीरीज का बात कर रहे हैं, तो 4s और 3D का एनर्जी लेवल लगभग सेम है। 4s और 3D का एनर्जी लेवल लगभग सेम है, इसके चलते ये शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि 4s और 3D का एनर्जी लेवल लगभग सेम है, मतलब दोनों से इलेक्ट्रॉन आप आराम से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ले लो, मैंगनीज देख लो, मैंगनीज का आउटर मोस्ट होता है 3d5 4s2, तो आप +2 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। मैंगनीज में
आप 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इसलिए वो +2 से +7 शो करता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का रीजन है कि N-1D और NS इनका एनर्जी लेवल लगभग सेम है, तो आप NS और N-1D दोनों से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो। नॉन ट्रांजिशन में जो S ब्लॉक वाले हैं वो तो शो करते नहीं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, S ब्लॉक वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, P ब्लॉक वाले करते हैं, और उसका रीजन आप पढ़े थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप पढ़े होगे, टर्म 1 में भी पढ़ना था कि ऊपर से नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है ना। इसका रीजन भी होता है 4f ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत पुअर होता है। तो आप पढ़े होगे कि लेड का +2 लेड के +4 से ज्यादा स्टेबल होता है, बिस्मथ का +3 बिस्मथ के +5 से ज्यादा स्टेबल होता है ना। थैलियम का +1 थैलियम के +3 से ज्यादा स्टेबल होता है। तो P ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप डिटेल में पढ़े थे P ब्लॉक में, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी क्योंकि हमको D ब्लॉक से डील करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, S ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, P ब्लॉक में करता है हायर एलिमेंट्स, और उसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन होता है कि N-1D और NS का एनर्जी लेवल लगभग सेम होता है, जिसके चलते हम NS और N-1D दोनों से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट ओर से बनाना है और पीएच चेन से पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन में क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए कैसे बनते हैं। क्रोमाइट और पहले देख लीजिए क्या होता है। क्रोमाइट और होता है FeCr2O4, ये याद रखिएगा। क्रोमाइट और होता है FeCr2O4। सोडियम कार्बोनेट भी यूज करते हैं और ऑक्सीजन यूज करते हैं, और हीट करने पे थोड़ा हीट करते हैं तो मिलता है फेरिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, प्लस सोडियम क्रोमेट। ठीक है, अब जो सोडियम क्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम को एसिडिक कर देते हैं डाइल्यूट H2SO4 ये सब यूज करके, तो बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और सोडियम डाइक्रोमेट वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं। जिससे पोटेशियम क्लोराइड, जिससे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज कर जाएगा। तो ये प्रिपरेशन हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पहले क्रोमाइट ओर का ऑक्सीडेशन कर देंगे सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, फिर सोडियम क्रोमेट जिसका कलर येलो होता है एसिडिफाई कर देंगे, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा जो कि वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज होगा। दूसरा पार्ट देखते हैं पीएच का क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखना, पीएच से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। अगर मीडियम एसिडिक रहा, याद रखना, मीडियम एसिडिक रहा तो क्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में, और मीडियम बेसिक रहा तो डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, डिपेंड्स ऑन मीडियम, एसिडिक है कि बेसिक। एसिडिक में डाइक्रोमेट बनता है, बेसिक में क्रोमेट बनता है, तो पीएच पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ज्यादा पीएच बढ़ाओगे तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीएच कम करोगे तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा 11th में पढ़े थे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पे 3 रिएक्शन लिखना है। तो आप हाफ रिएक्शन हम लिख देते हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसे मेनली ऑक्सीडाइजिंग एक्शन डाइक्रोमेट आयन का होता है, वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Cr3 प्लस 7H2, है ना। ये पहला हाफ सेल हो गया। हाफ सेल मतलब ये, इसमें क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। अब बाकी तीनों का लिख दो 1 2 3। आयोडाइड का क्या होगा, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन में। बैलेंस करने के लिए उधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। आयरन 2 प्लस के लिए देख लो, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में आता है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। H2S है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में। छह इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, डाइक्रोमेट आयन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि बहुत सारे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, जिसको पायरोसाइड भी कहते हैं, उसका बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन होगा। तो बनता है पोटेशियम मैंगनेट, और ठीक है, इसका कलर ग्रीन होता है, पता होना चाहिए। और जो पोटेशियम मैंगनेट से जो MnO4 2- आयन है, उसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर दो। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, उससे बन गया MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन, तो MnO4- बन गया जो कि पोटेशियम पर मैंगनेट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कर दो, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर दो, जिसे पर मैंगनेट आयन, ये मैंगनेट कहते हैं पोटेशियम मैंगनेट, वो परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है इसका भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, तो ध्यान रखिएगा यहां भी वही मेथड है। एसिडिक मीडियम में MnO4- कन्वर्ट होता है Mn2+ में। ये सब क्लास 11th में पढ़े होंगे आप लोग। यहां भी हाफ सेल से ही करेंगे, ये रिडक्शन हाफ सेल है, MnO4- के रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है। बाकी देख लो वही तरीका है, Fe2+ जाएगा Fe3+ में, 5 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 5 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो। सल्फर डाइऑक्साइड चल जाता है सल्फेट में, यहां थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। +2H2O हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से। 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से। और तीसरा ऑक्जेलिक एसिड है, यानी कि मेनली ऑक्जिलेट आयन है। ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जिलेट आयन आता है, तो उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो वही कहानी, 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। तो ये आयनिक इक्वेशन है, और इसको बैलेंस करके आपको कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये MnO4- के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन में भी आते हैं सब।
तो देखिए यहां पर आपको E0 वैल्यू दिया है M3 प्लस से M2 प्लस आयन का, और पूछ रहा है स्टेबिलिटी डिफरेंट आयन का। तो क्या पूछ रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखो एसिडिक सॉल्यूशन में Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का पॉजिटिव है E0 वैल्यू। तो आप पढ़े हो E0 पॉजिटिव है, यानी कि प्रोसेस होने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो Fe3 प्लस तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 प्लस में। अच्छा, Cr3 प्लस का देखें स्टेबिलिटी, तो Cr3 प्लस से Cr2 प्लस माइनस 0.4 वोल्ट है। तो Cr3 प्लस एसिडिक मीडियम में स्टेबल होगा, क्योंकि E0 नेगेटिव है ना। E0 पॉजिटिव मतलब प्रोसेस होगा, E0 नेगेटिव मतलब नहीं होगा। और Mn3 प्लस Mn2 प्लस भी और है 1.5 वोल्ट, तो Mn3 प्लस भी Mn2 प्लस से बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ध्यान रखिएगा E0 जितना पॉजिटिव होगा प्रोसेस होने का टेंडेंसी उतना ज्यादा, E0 जितना नेगेटिव होगा प्रोसेस होने का टेंडेंसी उतना कम। ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। तो अगर जब इन दोनों का पॉजिटिव है तो Mn3 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस में हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो Cr3 प्लस Cr2 प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि E0 नेगेटिव मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सेकेंड पार्ट में है ease with which iron can be oxidized as compared to similar process for either chromium or manganese metal। तो देख लो यहां मेटल को ऑक्सीडाइज करना है मेटल 2 प्लस में, मेटल को ऑक्सीडाइज करना है मेटल 2 प्लस में। तो देख लो मेटल जा रहा है मेटल 2 प्लस में, तो यहां तुमको तीनों का E0 वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां पर आपको E0 दिया है M2 प्लस से M का, M2 प्लस से M का। तो M से M2 प्लस के लिए साइन चेंज कर दीजिए। तो साइन चेंज कर दोगे तो तीनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसके लिए है? मैंगनीज के लिए। तो Mn को Mn2 प्लस में ऑक्सीडाइज करना सबसे आसान है, फिर क्रोमियम को, और लास्ट में आयरन को। तो आयरन को Fe2 प्लस में ऑक्सीडाइज करना इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइज करना क्रोमियम और मैंगनीज को, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन E0 पे है। तो मेन समराइज ये है कि अगर E0 पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस यानी कि होगा, E0 नेगेटिव तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। नेक्स्ट है आपको डिफरेंट आयंस दिया है, उसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कलर्ड आयन होगा। तो कलर्ड आयन के लिए याद रखिएगा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो आप चेक देख लोगे कि स्कैंडियम 3 प्लस ये है D0 कॉन्फ़िगरेशन, और कॉपर प्लस है ये है D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो चाहे D0 हो चाहे D10 हो, दोनों में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों कलरलेस होंगे। क्या होंगे? कलरलेस। बाकी सारे कलर्ड होंगे। आप चेक कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि इन सब के पास एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होता है। इन सब के पास एक अनपेयर्ड, एक से ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, तीन D0 या D5 या D10, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होते हैं। D0 क्योंकि नोबल गैस, और D5 D10 हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड। तो जिनके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए उनके लिए स्टेबल होगा +2, और जिनके लिए नहीं हो उनके उतना स्टेबल नहीं होगा। तो जैसे Mn2 प्लस देख लो, Zn2 प्लस देख लो, है ना, इनके लिए D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा। तो Mn2 प्लस के लिए D5 और Zn2 प्लस के लिए D10। तो इनके लिए आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट
काफी स्टेबल होगा, बाकी के लिए उतना स्टेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बाकी के लिए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी होगा, लेकिन इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। Mn2 प्लस में D5 यानी कि हाफ फील्ड, Zn2 प्लस में D10 यानी कि फुल्ली फील्ड। नेक्स्ट है आपको क्या क्वेश्चन है, अच्छा एक्टिनॉइड को लैंथेनॉइड से कंपेयर करना है विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि एक्टिनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं 5f ऑर्बिटल में और लैंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल में। मेथड सेम है, आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1, NH2, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस डिफरेंस क्या है, लैंथेनॉइड्स के लिए N6 होता है, एक्टिनॉइड्स के लिए N7 होता है। ठीक है, तो N6 लोगे तो 4f लैंथेनॉइड में, N7 लोगे तो 5f एक्टिनॉइड्स में। फिर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लैंथेनॉइड्स में याद रखना +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। लैंथेनॉइड में +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन ज्यादा है, जिसमें +3 मोस्ट कॉमन है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स में मोस्ट कॉमन है, और एक्टिनॉइड में आप +2 से +7 तक जा सकते हो। एक्टिनॉइड में आप +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकते हो। ठीक है ना, रीजन क्या है, एक्टिनॉइड्स में इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो होता है क्योंकि एक्टिनॉइड्स में 5f 6d और 7s इन तीनों का एनर्जी लगभग सेम है। फिर से सुन लो, एक्टिनॉइड्स में 5f 6d 7s तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग सेम है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लैंथेनॉइड में थोड़ा एनर्जी गैप है, किसमें 4f 5d 6s। लैंथेनॉइड के केस में 4f 5d 6s में थोड़ा सा एनर्जी गैप है, लेकिन एक्टिनॉइड के केस में 5f 6d 7s में एनर्जी गैप कम है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर देखिए एटॉमिक एंड आयनिक साइज, तो तुमको पता ही होगा है ना, एक्टिनॉइड बड़ा होता है लैंथेनॉइड से, और लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो दोनों में एटॉमिक रेडियस घटेगा। लैंथेनॉइड में ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड में ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और डी केमिकल रिएक्टिविटी, तो याद रखिएगा एक्टिनॉइड का रिएक्टिविटी लैंथेनॉइड से ज्यादा होता है। दोनों मेटल की तरह बिहेव करते हैं, है ना, तो दोनों मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो रिएक्टिव तो दोनों होंगे, है ना, लेकिन एक्टिनॉइड्स की रिएक्टिविटी लैंथेनॉइड से ज्यादा होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों मेटल्स होते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी काफी हाई होती है ना, मेटल्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी शो करते हैं ये, और एक्टिनॉइड्स का रिएक्टिविटी लैंथेनॉइड से ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये आ चुका है, पहले भी करवा चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं कि क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि जब क्रोमियम 3+ में आता है तो मिलता है हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, Eg0 T2G3, और Mn3+ इसलिए ऑक्सीडाइजिंग होता है क्योंकि Mn3+ जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Mn2+ मिलता है, क्योंकि है D5 हाफ फील्ड D ऑर्बिटल। ये पहले भी करवा चुके हैं। नेक्स्ट, कोबाल्ट 2+ एक्वा सॉल्यूशन में स्टेबल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में ऑक्सीडाइज, क्योंकि याद रखिएगा कोबाल्ट 3+ ज्यादा का, समझिए कोबाल्ट 3+ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। कोबाल्ट 3+ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का। कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी कोबाल्ट 2+ से ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा, इसीलिए इजीली ऑक्सीडाइज होता है। कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, कोबाल्ट 2+ का कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल नहीं होगा। थर्ड, D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल, ऑब्वियस बता चुके हैं रीजन है, क्योंकि D1 जब D0 में कन्वर्ट होता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन होता है। क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए D1 कॉन्फ़िगरेशन उतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो D0 में कन्वर्ट होगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाता है, इसलिए D0 इज मोर स्टेबल देन D1।
नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्लास 11th में ही पढ़े हो कि सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन। एग्जांपल देख लो, है ना, जैसे कॉपर प्लस आयन डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है कॉपर 2 प्लस और कॉपर एक्वस मीडियम में। तो कॉपर +1 से कॉपर 2 प्लस में गया तो ये है ऑक्सीडेशन, और कॉपर +1 कॉपर में गया तो ये है रिडक्शन। तो कॉपर प्लस का ही ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर प्लस का ही रिडक्शन हुआ, तो इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल है MnO4 2- का। MnO4 2- एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। ठीक है, MnO4 2- एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है MnO4- और MnO2 में। तो ये भी एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन का। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है वो रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो। नेक्स्ट है कि विच मेटल्स इन द फर्स्ट एग्जिबिट, हाँ कॉपर +1, कॉपर +1 ज्यादा शो करता है क्योंकि कॉपर +1 में होता है D10 कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन के चलते स्टेबिलिटी मिलता है इसको, इसलिए कॉपर ही है जो +1 ज्यादा शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो देख लो आप, तो Mn3+ में क्या कौन सा सिस्टम हो जाए? देखो Mn होता है आर्गन 3d7 4s2, तो Mn3+ हो गया आपको 4s2, ये d6 हो। Mn होता है सॉरी आर्गन 3d5 4s2, 25 है ना, आर्गन 3d5 4s2, तो Mn3+ का मतलब है d4। d4 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ का मतलब है d3, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैनेडियम 3+, वैनेडियम 3+ का मतलब है आपको सोच लो, वैनेडियम होता है आर्गन 3d3 4s2, तो d2 हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम 3+, हमें टाइटेनियम होता है आर्गन 3d2 4s2, तो 3+ का मतलब है d1 हो गया, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मोस्ट स्टेबल होता है बता चुके हैं Cr3+, हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल होता है, इसलिए याद रखिएगा। Cr3+ एक्वस कंडीशन में सॉल्युबल होता है, स्टेबल होता है सॉरी, क्योंकि उसके पास होता है हाफ फील्ड T2g कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिक एंड हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक। ध्यान रखिएगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल आपको आयनिक होगा। याद रखिएगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स आयनिक होंगे। तो आयनिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। आयनिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक। ये इंपॉर्टेंट है कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, इसलिए वो बेसिक होंगे। और हायर ऑक्सीडेशन में आपको वो कोवेलेंट होंगे। फजांस रूल से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स कोवेलेंट होंगे और कोवेलेंट ऑक्साइड बेसिक या एम्फोटेरिक होता है। तो ये याद रखिएगा, आयनिक ऑक्साइड बेसिक, कोवेलेंट ऑक्साइड एम्फोटेरिक या एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बता चुके, क्वेश्चन रिपीट है। ऑक्साइड फ्लोराइड में इसलिए शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है ना। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, ऑक्सीजन का 3.5 है। तो याद रखिएगा, फ्लोराइड
एंड ऑक्साइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन आर द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उनका टेंडेंसी ट्रांजिशन मेटल को ऑक्सीडाइज करने का काफी ज्यादा होता है। तीसरा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सोनाइंस में होता है, क्योंकि वही है ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड। जैसे MnO4- देख लो, डाइक्रोमेट आयन देख लो, हाँ तो Mn+6 है, क्रोमियम Mn+7 है, सॉरी Mn+7 है और क्रोमियम +6 है। तो रीजन यही है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड में इसलिए शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, पढ़े हो 11th बॉन्डिंग में, फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए कम एटम्स में ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए कम एटम्स में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ज्यादा एटम्स चाहिए। ज्यादा एटम्स चाहिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ऑक्साइड में इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्योंकि कम एटम्स में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। चलिए देखिए नेक्स्ट। ये रिपीट है क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले कर चुके, रिपीट है। 1 मिनट लिख देते हैं। ये रिपीट है क्वेश्चन, है ना। पाइरोलोसाइट याद रखिएगा MnO2 होता है, पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, तो रिपीट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर एलॉयज? तो आपको पता होगा, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिर से, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। फिर क्या है? नेम एंड इंपॉर्टेंट मिक्स्ड मेटल, याद रखिएगा। मिक्स्ड मेटल एक इंपॉर्टेंट अलॉय होता है लैंथेनॉइड्स का, जिसमें होता है लैंथेनम, नियोडाइमियम, आयरन, कार्बन होता है, सल्फर होता है। ठीक है ना, तो मिक्स्ड मेटल इज एन इंपॉर्टेंट अलॉय ऑफ लैंथेनॉइड्स और इसको यूज करते हैं जेट इंजन्स के पार्ट बनाने में। कहां यूज करते हैं? जेट इंजन्स के पार्ट बनाने में। थोड़ा याद रखिएगा, मिक्स्ड मेटल कॉम्पोजिशन आता है बोर्ड्स में। फिर क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, याद रखिएगा, F ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। और F ब्लॉक के एलिमेंट का आपको पता है एटॉमिक नंबर। तो क्या क्या होता है? 58 to 71 और 90 to 103। ऊपर वाला एंथेनॉइड है, नीचे वाला एक्टिनॉइड। ऊपर वाला लैंथेनॉइड है, नीचे वाला एक्टिनॉइड। तो देख लो, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, नहीं। ठीक है, तो 58 to 71 लैंथेनॉइड, 90 to 103 एक्टिनॉइड। तो इनके बीच में एटॉमिक नंबर होगा इंक्लूडिंग 58, 71, 90, 103, तभी इनर ट्रांजिशन कहेंगे। क्वेश्चन है क्या कि द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनो, हाँ ये बताए थे आपको, थोड़ी देर पहले भी रिपीट हुआ है, वही चीज बता रहे थे आपको कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किए थे उसमें कि 5F याद रखिएगा, 5F 6D और 7S याद रखिएगा। 5F 6D और 7S तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लगभग सेम होते हैं। 5F 6D एंड 7S का जो एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, जिसके चलते एक्टिनॉइड्स का केमिस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लैंथेनॉइड केस में ऐसा नहीं है। लैंथेनॉइड केस में कहोगे 4F 5D और 6X, इनका जो एनर्जी लेवल है उतना नजदीक नहीं होता, तो इनमें उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन एक्टिनॉइड में लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत जम करते हैं एक दूसरे में, तो इसी के चलते इनका केमिस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना।
इसी के चलते ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +2 to +7, ठीक है ना। इसी के चलते एक्टिनॉइड के एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि 5f 6d और 7s का जो एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नियरली सेम होता है। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच लास्ट लॉरेंसियम होता है लास्ट एलिमेंट, 103 एटॉमिक नंबर है ना। क्या होगा इसका, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, जेनन रेडॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा 5f14, रेडॉन 86, d1 क्या हो जाएगा 6d1 और 7h2, 103 एटॉमिक नंबर है ना, तो जोड़ लो 86 है ना, रेडॉन का होता है 86, 86 प्लस 1400, 101, 101, 203, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है फिर, कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पॉसिबल क्या हो सकता है इसमें, +3 हो सकता है, +3 से क्या होगा, F14 होगा, F14 हाईली स्टेबल होगा, है ना, फुल्ली फिल्ड एफ ऑर्बिटल है, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यूज हुंड्स रूल टू डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ce3+। तो देखो सीरियम एटॉमिक नंबर क्या होता है 58, तो Ce3+ क्या हो जाएगा, जेनन 54 हो गया, ये 55 है, 4f1, यही है Ce3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4f1 है मतलब एक अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन है ना, तो म्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 1 इंटू 1+2, n के 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1.73 बोर मैग्नेटॉन। स्पिन ओनली फॉर्मूला यही होता है, म्यू इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोर मैग्नेटॉन यूनिट होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के कुछ एलिमेंट्स, जो कि लैंथेनॉइड्स +2 और +4 शो करते हैं, तो +2 के कौन कौन है, +4 के देख लो पहले, सी के है, PR है, TB है, ठीक है, और +2 में क्या है, EU है, ND है और SM है। क्यों शो करते हैं उसका रीजन वही है, देखो जैसे कि बता चुके हैं, जैसे d ऑर्बिटल में होता है d0, d5, d10, उसी तरह से इनमें भी वही कहानी है कि अगर F0 हो, F7 हो या F14 हो, समझ में आ गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, समझ में आ गया। तो +4 +2 कोई क्यों शो करता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, F0, F7 की F14। अगर ये अटेन करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, F ब्लॉक वाला ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है क्या कंपेयर करना है, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स, ये तो बता चुके हैं, कई बार आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एक्टिनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में आता है, लैंथेनॉइड में 4f में आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता चुके हैं, एक्टिनॉइड्स ज्यादा शो करते हैं क्योंकि 5f 6d और 7s की एनर्जी लगभग सेम होता है, तो एक्टिनॉइड शो करते हैं +2 से +7, लैंथेनॉइड शो करते हैं आपको +2 से +4, जिससे +3 मोर कॉमन होता है, +3 मोर कॉमन,
लैंथेनॉइड में। केमिकल रिएक्टिविटी याद रखिएगा, एक्टिनॉइड्स का केमिकल रिएक्टिविटी लैंथेनॉइड से ज्यादा होता है। एक्टिनॉइड्स हैव हायर केमिकल रिएक्टिविटी देन लैंथेनॉइड्स। चलो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फिर क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो लिख लो फिर 61 का नोबल गैस देख लो, जेनन, ठीक है। तो देख लीजिए आप 4F5 5D 6S, तो क्या हो जाएगा 5D 0 हो जाएगा, इसमें 5D 0 हो जाएगा। फिर ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन है नहीं, रेडॉन है ना, 5F2, ये आपको एक्टिनॉइड्स में आ गए हम, 92 103 होता है ना, तो 5F2, फिर 7S2, इसमें 2 ही रहता है, इस ऑर्बिटल में 2 ही होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 6D में 1, ठीक है 6D में 1। फिर 101 में देख लो, वही है 5F13, 7S में 2 ही होगा, तो जोड़ लो 86 99 101, तो 0 हो गया। 109 में जोड़ लीजिए आप 5F14, 7S2 ही है, तो जोड़ लो 86 100 102, तो 6D7 देखो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में याद रखना, लैंथेनॉइड में 6S में 2 रहेगा, एक्टिनॉइड में 7S में 2 रहेगा, बाकी एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे लास्ट शॉट में 109 है, तो नोबल गैस 86 हो गया रेडॉन, तो 86 1400 102 7 109। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे है ना, थोड़ा सा पॉइंट्स याद रखोगे हो जाएगा, थोड़ा ये सब थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है क्या कि फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंपेयर करना है, तो ध्यान रखना एक चीज, फर्स्ट में जो एक्सेप्शन होता है सिर्फ 2 में होता है, क्रोमियम कॉपर में। सेकंड थर्ड में ज्यादा एक्सेप्शन होता है, थोड़ा ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेमोरी वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट में हमको पता होगा क्रोमियम कॉपर में ही एक्सेप्शन होता है, सेकंड में एक्सेप्शन ज्यादा होता है। वो एक्सेप्शन का रीजन क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि फर्स्ट सीरीज के लिए है 3D 4S का एनर्जी लेवल, सेकंड सीरीज के लिए है 4D 5S का एनर्जी लेवल, और थर्ड में तो लैंथेनॉइड वाला फैक्टर भी आ गया है ना। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से पहले आपको लैंथेनॉइड्स भी आते हैं, तो थोड़ा वो फैक्टर भी देखना पड़ेगा। तो समझिए एक तरह से 4F चलो इग्नोर भी कर दो, तो 5D 6S का एनर्जी लेवल, तो सारा फैक्टर्स उन्हीं पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा यहां मेमोरी आपको याद ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, सेकंड वाले सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, फर्स्ट थर्ड वाले कम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सेकंड वाले सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही कहानी है, ठीक है ना। थर्ड वाले का थोड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। थर्ड में क्या है, आपको ट्रांजिशन सीरीज से जस्ट पर लैंथेनॉइड्स आ गए ना, और आपको पता है 4F ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत पुअर होता है, ठीक है। तो 4F ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत पुअर होता है, जिसके चलते आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो थर्ड सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। एटॉमिक साइजेस भी वही है, ऊपर से नीचे बढ़ेगा, मतलब थर्ड से फोर्थ में बढ़ेगा, लेकिन फोर्थ फिफ्थ का लगभग सेम होता है, मतलब फर्स्ट से सेकंड बढ़ेगा, सेकंड थर्ड का सेम होता है, क्योंकि थर्ड में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम हो जाता है। फिर से सुन लो, एटॉमिक रेडियस में सेकंड का सीरीज का फर्स्ट सीरीज से ज्यादा, सीरीज का मतलब है फर्स्ट सीरीज मतलब 3D, सेकंड सीरीज मतलब 4D, थर्ड सीरीज मतलब 5D। तो सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा होता है एटॉमिक रेडियस, लेकिन थर्ड का सेकंड के लगभग सेम होता है, क्योंकि थर्ड में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आपको बताया। इंडिकेट हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द 5G। हाइड्रेटेड आयन का मतलब ध्यान रखो, हाइड्रेटेड आयन थोड़ा कोऑर्डिनेशन में चले गए हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रेटेड आयन में आपको Eg T2G देखना पड़ेगा। देखो वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है, वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो Eg समझ गए ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसे स्प्लिटिंग होगा, Eg ऊपर रहेगा, T2G नीचे रहेगा, ऊपर Eg नीचे T2G। और बाकी अब मान लो एक को दिखा देते हैं, जैसे कि क्रोमियम 3+ है, बताया भी है कई बार। तो क्रोमियम 3+ क्या है, D3 सिस्टम, D3 सिस्टम है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे चल जाएंगे, इसलिए हाफ फिल T2G होता है। फिर निकेल 2+ का भी दिखा देते हैं। निकेल 2+ मतलब क्या है, D8 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी में कंप्लीट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी एक मिनट, वाटर वीक फील्ड लाइगेंड है ना, वैसे आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, बस इसमें एक मिनट बता देते हैं। वीक फील्ड लाइगेंड है तो होता क्या है, पेयरिंग बार है ना, वीक फील्ड है तो ऊपर भी चल जाएगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होता है पहले, वीक फील्ड में पहले सबका सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, फिर पेयरिंग होगा। वैसे आंसर सेम ही आना है D8 के केस में। तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8, ये याद रखना। H2 एक वीक फील्ड लाइगेंड है, इसलिए वो पहले पेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो डेल्टा नॉट काफी कम होता है, ये कोऑर्डिनेशन में आप पढ़े होगे, ठीक है। बाकी सब का ऐसा ही होगा, जैसे Fe2+ है तो D6 सिस्टम है, तो एक इसका भी दिखा देते हैं आपको। D6 है, ऊपर Eg नीचे T2G, तो देख लो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब क्या हो गया, Eg2 T2G4। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वाटर वीक फील्ड लाइगेंड है, हाइड्रेटेड है मतलब वाटर लाइगेंड है, वाटर वीक फील्ड लाइगेंड है, इसलिए वो पहले पेयरिंग नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में पहले पेयरिंग हो जाता। नेक्स्ट है आपको देखो, हाँ वही रीजन है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्शंस काफी कम होते हैं, सेकेंड में ज्यादा होता है एक्सेप्शन। रीजन वही है, रिलेटिव एनर्जी लेवल का। 3D 4s 4D 5s और 5D 6s, समझ में आ गया। तो बेसिकली सारा प्रॉपर्टी इनके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, समझ में आ गया। तो 3D सीरीज में, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्शन थोड़े कम होते हैं, है ना। सेकेंड और थर्ड में एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है, सेकेंड में, क्योंकि थर्ड में तो आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वही फैक्टर आ गया, क्योंकि इससे पहले आपको लेंथेनॉइड होते हैं, तो जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में होता है, तो उसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो थर्ड का और सेकेंड का कुछ कुछ प्रॉपर्टी मिलने लगता है, लेकिन वो फर्स्ट से नहीं मैच करता। तो सब कुछ कहानी है रिलेटिव एनर्जी लेवल का, समझ गया। फर्स्ट वाले में जो प्रॉपर्टी, समझ गया, फर्स्ट वाले में क्या है, प्रॉपर्टी थोड़ा सिंपल होता है, एक्सेप्शंस थोड़े कम होते हैं। सेकंड थर्ड वाले में एक्सेप्शंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी गैप थोड़ा और कम होगा, तो और एक्सचेंज होगा और एक्सेप्शंस आएंगे। और इनमें कंपेयर करोगे सेकंड और थर्ड में, तो थर्ड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो थर्ड का जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेकंड से मिलता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ने की जगह लगभग सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो सारा है रिलेटिव एनर्जी लेवल और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन गेम, ठीक है। कुछ खास इसमें नहीं है, बार बार आप देख लो रिपीट ही हो रहा है। फिर क्या है, आपको क्या दिया है, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, वो तो कोऑर्डिनेशन का आ गया, फिर ही बता देते हैं, देख लो। एमएन कॉक्स हिडेसन स्टेट निकाल लोगे, +2 है ना। +2 का मतलब है D5 कॉन्फ़िगरेशन। Cn माइनस आप पढ़े हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो वो पेयरिंग कर देगा ना, तो आपको पता होगा कैसा होगा, Eg T2G ऑक्टाहेड्रल है, तो पेयरिंग कर देगा तो कुछ ऐसा होगा, 1 2
3 4 5, तो एक अनपेयर्ड रहा। ऑक्टाहेड्रल है तो EgT2G कर दिए, D5 सिस्टम है तो Eg तो एम्प्टी रह जाएगा, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो नीचे T2G में चल जाएगा, तो एक ही अनपेयर्ड है, तो एक ही अनपेयर्ड है, इसलिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 × 1 + 2 यानी कि 3 बोर मैग्नेटॉन। तो इसके आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है, आसपास है, क्योंकि ये थियोरिटिकल है, जो म्यू कैलकुलेट करते हैं वो थियोरिटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो ऑब्वियस सबको पता है कि थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंटल लगभग हमेशा मैच नहीं करता। नेक्स्ट भी उसी तरह का है, इसको बता ही देते हैं। अब वाटर आप पढ़े हो थोड़े पहले कि वीक फील्ड लाइगेंड है और D6 सिस्टम है, तो D6 में क्या होगा देख लो आप, EgT2G वही कहानी है, वीक फील्ड लाइगेंड 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 2 और 2 4, तो म्यू क्या हो जाएगा, √4 × 4 + 2 6, तो ये 4.9 के आसपास आ जाएगा। तो यहां भी थोड़ा वेरिएशन है, वही बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंटल और थियोरिटिकल में थोड़ा वेरिएशन आता है, जो हम म्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो थियोरिटिकल आ रहा है, इसमें वो है। फिर देख लो तीसरा, देख लो MnCl4 फिर से Mn2+ है, Mn2+ का मतलब है D5 सिस्टम, और क्लोराइड वीक फील्ड लाइगेंड है, ये पता होना चाहिए, वीक फील्ड लाइगेंड है, और ये टेट्राहेड्रल है, ध्यान रखना ये टेट्राहेड्रल है, MnCl4 है ना, तो टेट्राहेड्रल है तो उल्टा स्प्लिटिंग होगा, T2G ऊपर होगा, Eg नीचे होगा, टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है। तो 1 2 3 4 चारों अनपेयर्ड है, और जो D5 है, सॉरी D5 है ना, सॉरी, तो 1 2 3 4 5, D5 है तो 5 होगा, तो कर दो म्यू इक्वल टू √5 × √35 बोर मैग्नेटॉन, तो कि अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 5.9। तो इसमें लगभग मैच कर रहा है। तो वही चीज बता रहे हैं कि म्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से, स्क्वायर रूट ऑफ n × n + 2 बोर मैग्नेटॉन, वो थ्योरेटिकल होता है, कुछ केसेस वो मैच करेगा, कुछ केसेस में मैच नहीं करेगा। आप पढ़े हो थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हर समय मैच नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फिर तो खत्म ही हो गया, फिर तो ये चैप्टर खत्म हो गया है ना। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई D&F ब्लॉग में कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, है ना। इसको देख लीजिएगा तो आपका मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे बहुत आ सकता है, क्योंकि D&F ब्लॉक कॉम्पिटिशन में भी NCERT से ही आता है, और चूंकि एक्सेप्शंस काफी ज्यादा है तो इंटेक्स्ट बैक साइज के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी रिपीट करने का चांस काफी ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू।